अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका टीचर मंसूर सलीम और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश न्यू बुक के यूनिट 7 स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन की लाइन बाय लाइन उर्दू एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियोस भी चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन के राइट कॉर्नर पे मौजूद आई बटन से एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टेक्स्ट के टाइटल से। हमारे टेक्स्ट का टाइटल है स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, यानी तालीम के लिए जिद्दोजहद। ये टेक्स्ट 1901 में पब्लिश होने वाली मशहूर ज़माना सिया फार्म अमेरिकन राइटर बुकर टी वॉशिंगटन की ऑटोबायोग्राफी अप फ्रॉम स्लेवरी के चैप्टर 3 माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन से अडेप्ट किया गया है। ऑटोबायोग्राफी फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी जाने वाली सवाना हयात, जिंदगी के अहवाल या ऐसी आप बीती को कहते हैं जिसे कोई शख्स बजाते खुद अपनी जिंदगी में तहरीर करे। अगर बात की जाए राइटर की पर्सनल लाइफ की, तो बुकर टी वॉशिंगटन, जिनका पूरा नाम बुकर टैलिया फेरो वॉशिंगटन है, 5 अप्रैल 1856 को अमेरिकन स्टेट वर्जीनिया में एक सिया फार्म गुलाम यानी ब्लैक स्लेव के तौर पर पैदा हुए और 14 नवंबर 1915 को वफात पा गए। बुकर टी वॉशिंगटन ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के उन डोमिनेंट सिविल राइट्स लीडर्स और हीरोज में शामिल हैं जिन्होंने 19वीं और 20वीं सदी में अमेरिका में मुकीम सिया फार्म नस्ल के लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने, नस्ल परस्ती, नफरतों और गुर्बत को मिटाने के लिए अपना बेमिसाल किरदार अदा किया। वो एक एजुकेटर, रिफॉर्मर, ऑथर और बेहतरीन ओरेटर होने के साथ साथ कई अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के एडवाइजर भी रह चुके थे। इनके फेमस लिटरेरी वर्क में अप फ्रॉम स्लेवरी, कैरेक्टर बिल्डिंग, माई लार्जर एजुकेशन एंड द मैन फारदेस्ट डाउन शामिल है। अपनी ऑटोबायोग्राफी अप फ्रॉम स्लेवरी में बुकर टी वॉशिंगटन ने जिंदगी में दरपेश माली मसाइल, गुलामी की जिंदगी, बचपन की मुश्किलात, तालीमी रुकावटों और सिया नस्ल से ताल्लुक रखने की वजह से नफरतों और तकलीफों को अबूर करते हुए एक इन्फ्लुएंशियल लीडर बनने के सफर को तफसील से बयान किया है। ये तो था राइटर और टेक्स्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम बढ़ेंगे टेक्स्ट की जानिब। यहाँ मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि हमारी फर्स्ट ईयर इंग्लिश कराची बोर्ड की बुक में मॉडिफाइड टेक्स्ट पब्लिश किया गया है, यानी ओरिजिनल टेक्स्ट में कुछ तब्दीलियां की गई हैं, लेकिन कुछ चीजें जो कि मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़कर ही समझ आएंगी, इन्हें आपकी आसानी के लिए इस वीडियो में ब्लू कलर फॉन्ट से हाईलाइट किया जा रहा है। तो अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। One day while at work in the coal mine, एक दिन कोयले की कान में काम के दौरान, I happened to overhear 2 miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. मैंने 2 कानकुनों को सिया फार्म लोगों के लिए वर्जीनिया में कायम एक शानदार स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना। वर्जीनिया मिड अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न रीजन में कायम अमेरिका की एक रियासत का नाम है। This was the first time that I had ever heard anything about any kind of school or college. ये पहला मौका था जब मैंने किसी ऐसे स्कूल या कॉलेज के बारे में सुना that was more pretentious than the little colored school in our town, जो कि हमारे टाउन में मौजूद सिया फार्म लोगों के छोटे से स्कूल से कई गुना ज्यादा बेहतर या जदीद था। I heard one telling the other that not only was the school established for the member of any race, मैंने एक कानकुन को दूसरे से ये कहते सुना कि वो स्कूल न सिर्फ हर नस्ल के लोगों के लिए कायम किया गया है, but the opportunities that it provided by which poor but worthy students could work out all or a part of the cost of a board, बल्कि वहाँ वो तमाम मौके भी फराम किए जाते हैं जिनके जरिए गरीब और लायक तलबा अपने रोजमर्रा के खाने पीने और रहन सहन के खर्चात का मुकम्मल या कुछ बोझ खुद भी उठा सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम बी टॉट सम ट्रेड और इंडस्ट्री, और इसके साथ साथ उनको वहाँ स्कूल में कुछ तिजारत या इंडस्ट्रियल वर्क्स भी सिखाए जाते हैं। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसे जैसे वो स्कूल के बारे में बात करते जा रहे थे, इट सीम टू मी that it must be the greatest place on earth. वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि दुनिया में इस स्कूल से अच्छी और कोई जगह है ही नहीं। And not even heaven presented more attractions for me at that time than did Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia. और उस वक्त मुझे किसी जन्नत से भी ज्यादा अहम वर्जीनिया का वो Hampton Normal and Agricultural Institute लग रहा था, about which these men were talking, जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। I resolved at once to go that school.
स्कूल। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मुझे इस स्कूल में दाखिला लेना है। ऑल्दो आई हैड नो आइडिया वेयर इट वॉज, हालांकि मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि वो स्कूल कहाँ है और हाउ मेनी माइल्स अवे और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, या कितनी मील दूर है और मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा। आई रिमेम्बर्ड ओनली दैट आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन। मुझे तो बस इतना याद है कि मैं बस एक ही बात सोच सोच कर दीवाना हो रहा था, एंड दैट वॉज टू गो टू हैम्पटन, और वो बात थी हैम्पटन तक पहुंचना। दिस थॉट वॉज विद मी डे एंड नाइट, और दिन हो या रात मुझ पे बस यही सोच सवार थी। आफ्टर हियरिंग ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट के बारे में जानने के बाद से आई कंटिन्यू टू वर्क फॉर अ फ्यू मंथ्स लॉन्गर इन द कोल माइन। मैं यहाँ कोयले की कान में कुछ महीने मजीद काम करता रहा। While at work here, I heard of the vacant position in the household of General Lewis Ruffner, the owner of the salt furnace and coal mine. इसी दौरान मुझे पता चला कि जनरल लिविस रफनर, जो कि नमक की भट्टी और कोयले की कान के मालिक हैं, इनके घर में नौकरी के लिए एक जगह खाली है। मिसेस वाइला रफनर, द वाइफ ऑफ जनरल रफनर, was a Yankee woman from a Vermont, a state in the northeastern United States. जनरल रफनर की अहलिया मिसेस वाइला रफनर वर्मोंट से ताल्लुक रखने वाली एक बदमिजाज खातून थी। यंकी एक स्लैंग एंड डेरोगेटरी टर्म है जो कि नॉर्थ रीजन में रहने वाले अमेरिकन के लिए यूज होती है। आसान लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि यंकी किसी बदमिजाज औरत को कहते हैं। मिस्टर रफनर हैड अ रेपुटेशन ऑल थ्रू द विसिनिटी फॉर बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट विद हर सर्वेंट्स एंड स्पेशली विद द बॉयज हु ट्राइड टू सर्व हर। मिसेस रफनर अपने नौकरों से बदमिजाजी और खास तौर पर अपने यहाँ काम करने वाले लड़कों के साथ सख्त रवैये की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थी। Few of them remained with her more than 2 or 3 weeks, और कोई भी उनके पास 2 या 3 हफ्तों से ज्यादा काम के लिए नहीं रुकता था। They all left with the same excuse, she was too strict, और हर कोई ये कहकर नौकरी छोड़ देता था कि वो बहुत सख्त मिजाज थी। I decided, however, that I would rather try Mrs. Ruffner's house than remain in the coal mine. ताहम मैंने भी ये फैसला कर लिया था कि मैं कोयले की कान में जिंदगी गुजारने के बजाय मिसेस रफनर के घर अपनी जगह बनाने की कोशिश करूंगा। And so my mother applied to her for the vacant position. लिहाजा इसीलिए मेरी वालदा ने मिसेस रफनर के घर नौकरी के लिए मेरी दरखास्त जमा करवा दी। I was hired at a salary of $5 per month, और मुझे $5 माहाना की तनख्वाह पर हायर कर लिया गया। I had heard so much about Mrs. Ruffner's severity that I was almost afraid to see her. मैंने मिसेस रफनर की बदमिजाजी के बारे में इतना सुन रखा था कि मुझे उनका सामना करने से ही खौफ आ रहा था। And trembled when I went into her presence, और उनसे मिलकर तो मैं खौफ से कांपने लगा। I had not lived with her many weeks, however, before I began to understand her. लेकिन अभी मुझे उनके साथ काम करते हुए कुछ ही हफ्ते गुजरे थे कि मुझे उनका मिजाज समझ आने लगा। I soon began to learn that first of all she wanted everything kept clean about her. मैं जल्दी समझ गया कि बस वो ये चाहती हैं कि उनकी हर चीज को साफ सुथरा रखा जाए। That she wanted things done promptly and systematically, और वो ये चाहती हैं कि हर काम को फौरी और भरपूर तरीके से अदा किया जाए। And that at the bottom of everything she wanted absolutely honesty and frankness. और सारी बातों का खुलासा ये है कि मिसेस रफनर ये चाहती थी कि हर काम को बहुत ईमानदारी और दिलो जान से किया जाए। Nothing must be sloven or slipshod. किसी भी काम को अधूरा ना छोड़ा जाए या ना लटकाया जाए। Every door, every fence must be kept in repair. हर दरवाजे, हर बाड़ यानी जाली वगैरह को बिल्कुल सही हालत में यानी मरम्मत करके रखा जाए। I cannot now recall how long I lived with Mrs. Ruffner before going to Hampton. अब मुझे ये तो याद नहीं कि मैं हैम्पटन जाने से पहले मिस रफनर के साथ कितना अरसा रहा, but I think it must have been a year and a half. लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद मैंने कोई 1-1.5 साल तो जरूर वहाँ गुजारा होगा। At any rate, I here repeat what I have said more than once before. लेकिन मैं एक बात जो हमेशा कहता हूँ वो यहाँ भी दोहराऊंगा, that the lesson that I learned in the
the home of Mrs. Ruffner were as valuable to me as any education I have ever gotten anywhere else. कि मैंने मिसेस रफनर के घर पर जो कुछ सीखा वो सब मेरे लिए आज तक बाकी तमाम जगहों से हासिल की जाने वाली तालीम के बराबर अहम है. In the fall of 1872, I determined to make an effort to get there. 1872 के मौसम खज़ा में मैंने हैम्पटन जाने की कोशिश करने का अज़म किया. Although as I have stated, हालांकि जैसा कि मैंने अभी बताया, I had no definite idea of the direction in which Hampton was. मुझे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि हैम्पटन किस तरफ है और of what it would cost to go there, या हैम्पटन जाने के लिए कितना खर्चा दरकार होगा. The small amount of money that I had earned had been consumed by my father and at the remainder of the family with the exception of a few dollars. वो थोड़ी ही बहुत रकम जो कि मैंने कमाई थी सिवाय चंद डॉलर छोड़ के बाकी तमाम मेरे सौतेले बाप और फैमिली मेंबर्स ने खर्च कर डाली थी. And so I had very little with which to buy clothes and pay my traveling expenses. और अब मेरे पास बहुत थोड़े से पैसे बचे थे जिनसे मुझे कपड़े भी खरीदने थे और अपने सफर के इखराजात भी अदा करने थे. Finally the great day came and I started for Hampton. आखिरकार वो अजीम दिन ही आ ही गया जब मैंने हैम्पटन के लिए सफर शुरू किया. I had only a small cheap satchel that contained a few articles of clothing I could get. मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी गठरी थी जिसमें चंद कपड़ों के सिवा और कुछ न था. My mother at the time was rather weak and broken in health. उन दिनों मेरी वालदा की सेहत बहुत कमजोर हो गई थी और वो बहुत बीमार रहने लगी थी. I hardly expected to see her again. और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद न थी कि मैं जिंदगी में फिर कभी दोबारा उनसे मिल पाऊंगा. And thus our parting was all the more sad. और यही वजह थी कि मेरे लिए वालदा को छोड़कर जाना निहायत तकलीफ दे था. She however was very brave through it all. लेकिन बहरहाल मेरी वालदा ने ये सब कुछ बहुत बहादुरी से बर्दाश्त किया. The distance from Meldon to Hampton is about 500 miles. मेल्डन से हैम्पटन का फासला तकरीबन 500 मील है. I had not been away from home many hours before. मैंने कभी भी अपने घर से दूर इतना तवील सफर नहीं किया था. It began to grow more painfully evident that it did not have enough money to pay my fare to Hampton. और इस पर मजीद दुख की बात यह थी कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं हैम्पटन का किराया अदा कर सकूं. By walking, begging rides both in wagons and in the cars, in the some way after a number of days, कई दिन पैदल चलने और वैगनों और कारों से लिफ्ट मांगने और कई दिनों के सफर के बाद I reached the city of Richmond, Virginia, about 82 miles from Hampton. आखिरकार मैं हैम्पटन से तकरीबन 82 मील दूर वर्जीनिया के शहर रिचमंड पहुंच गया. When I reached there, tired, hungry and dirty, it was late in the night. जब मैं वहां पहुंचा तो रात गहरी हो चुकी थी और मैं भूखा प्यासा थकन से चूर गंदा संदा मट्टियों में अटा हुआ था. I had never been in a large city and this rather added to my misery. मैं इससे पहले कभी किसी बड़े शहर में नहीं आया था और यही वजह है कि मुझे बहुत परेशानी हो रही थी. When I reached Richmond, I was completely out of money. और रिचमंड पहुंचते पहुंचते मैं पूरी तरह कंगाल हो चुका था. मेरा तमाम पैसा खर्च हो चुका था. I had not a single acquaintance in the place. वहां मेरा कोई एक जानने वाला भी नहीं था. And being unused to the city ways, और शहर के रास्तों के बारे में बिल्कुल भी इल्म ना होने की वजह से I did not know where to go. मुझे ये भी मालूम नहीं था कि जाना किस तरफ है. I applied at several places for lodging. मैंने कई जगह रिहाइश के लिए अप्लाई किया. But they all wanted money. लेकिन उन सबको किराया चाहिए था. And that was what I did not have, जो कि मेरे पास नहीं था. Knowing nothing else better to do, जब कुछ भी समझ में नहीं आया कि अब क्या करूं, I walked the street. तो मैंने गलियों में ऐसे ही चलना शुरू कर दिया. In doing this, I passed by many food stands. इसी तरह घूमते फिरते मैं बहुत से खानों के स्टैंड्स के पास से भी गुजरा. Where fried chicken and half moon apple pies were piled high. जहां फ्राइड चिकन और मीठे मीठे समोसों के ऊंचे ढेर लगे हुए थे. And made to present a most tempting appearance. और देखने में ही बहुत मजेदार और अच्छे लग रहे थे. I must have walked the street till after midnight. मैं तकरीबन आधी रात तक तो यूं ही सड़कों पर घूमता फिरता रहा हूँगा. And at last I became so exhausted that I could walk
no longer। और आखिरकार मैं घूमते घूमते इतना थक गया कि अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। I was tired, I was hungry, I was everything but discouraged। मैं भूखा प्यासा थकन से चूर चूर और हिम्मत हार चुका था। Just about the time when I reached extreme physical exhaustion, और जब मैं चल चल कर थकन से बेहाल हो गया, I came upon a portion of a street where the board sidewalks was considerably elevated। तो मैं गली में उस तरफ आ गया जहां फुटपाथ का चबूतरा काफी ऊंचा सा बना हुआ था। I waited for a few minutes। मैं चंद मिनट इंतजार करने लगा till I was sure that no passenger by could see me। और मैं इंतजार करने लगा कि कोई राहगीर मुझे ना देखे, और जब मुझे यकीन हो गया and then crept under the sidewalk and lay for the night upon the ground। तो मैं जल्दी से फुटपाथ के नीचे जमीन पर ही लेट गया with my satchel of clothing for a pillow। और मैंने अपने कपड़ों के थैलों को अपना तकिया बना लिया। मैंने अपने कपड़ों के थैले को अपना तकिया बना लिया। Nearly all night I could hear the tramp of feet over my head। तकरीबन पूरी रात मैं लोगों के गुजरने की और कदमों की आवाजें सुनता रहा। The next morning I noticed that I was near a large ship and that this ship seemed to be unloading। अगली सुबह मुझे एहसास हुआ कि मैं एक पानी के बहुत बड़े जहाज के करीब सोया हुआ था और इस जहाज ने अभी अनलोड होना था। I went at once to the vessel and asked the captain to permit me to help unload the vessel in order to get money for food। मैं जल्दी से जहाज पे चढ़ गया और कैप्टन से दरखास्त की कि वो मुझे इस जहाज में अनलोडिंग का काम करने की इजाजत दे दे ताकि मैं खाने पीने के लिए कुछ पैसे कमा सकूं। The captain, a white man who seemed to be kind-hearted, consented। गोरा कैप्टन जो दिखने में ही बहुत मेहरबान लगता था राजी हो गया। I worked long enough to earn money for my breakfast। मुझे नाश्ते के लिए पैसे कमाने के लिए वहाँ बहुत देर तक काम करना पड़ा। And it seems to me as I remember it now to have been about the best breakfast that I have ever eaten। और अगर मैं याद करूँ तो मुझे आज भी ऐसा लगता है कि वो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन नाश्ता था। My work pleased the captain so well that he told me if I desired I could continue working a small amount per day। मेरा काम कैप्टन को इतना पसंद आया कि इसने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो जहाज पर रोजाना दिहाड़ी यानी उजरत पर काम कर सकता हूँ। This I was very glad to do, जिसके लिए मैं खुशी खुशी राजी हो गया। I continued working in the vessel for a number of days। मैं इस जहाज पर मजीद आने वाले कई दिन तक काम करता रहा। After buying food with the small wages I received, और जो थोड़ी सी उजरत मुझे वहां से मिलती थी उससे खाना खरीदने के बाद there was not much left to add on the amount I must get to pay my way to Hampton। मेरे पास इतनी रकम बच ही नहीं पाती थी कि मैं हैम्पटन जाने का किराया अदा कर सकूं। In order to economize in every way possible, लिहाजा मैंने हर मुमकिन तरीके से पैसे बचाने की कोशिशें शुरू कर दी। So as to be sure to reach Hampton in reasonable time, ताकि मैं जल्द से जल्द मुनासिब वक्त पर हैम्पटन पहुंच सकूं। I continued to sleep under the same sidewalk that gave me shelter the first night I was in Richmond। मैं उसी फुटपाथ पर जहां मैं पहले दिन रिचमंड में सोया था रात को सोया करता था। Many years after that the colored citizens of Richmond very kindly tendered me a reception at which there must have been 2000 people present। और यूं ही कई साल गुजरने के बाद रिचमंड के सिया फार्म शहरियों ने मेरे एजाज में एक रिसेप्शन का भी एहतमाम किया जिसमें तकरीबन 2000 के लोग शरीक थे। This reception was held not far from the spot where I slept the first night I spent in the city। और ये रिसेप्शन उस जगह से ज्यादा दूर नहीं था जहां मैंने शहर में पहली रात गुजारी थी। When I had saved what I considered enough money with which to reach Hampton, और आखिरकार जब मुझे लगा कि मैंने इतनी रकम जमा कर ली है कि मैं हैम्पटन जा सकता हूँ, I thanked the captain of the vessel for his kindness and started again। मैंने जहाज के कैप्टन का शुक्रिया अदा किया और दोबारा अपने सफर का आगाज कर दिया। Without any unusual occurrence, I reached Hampton। और फिर बगैर किसी मामूली वाक़ये के मैं हैम्पटन पहुंच गया। With a surplus of exactly 50 cents with which to begin my education। और मेरे पास कुल 50 सेंट्स थे जिससे मुझे अपनी तालीम का आगाज करना था। To me it had been a long eventful journey। मेरे लिए ये एक तवील और मुश्किल तरीन सफर था। But the first sight of the large
large 3-story brick school building seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. लेकिन स्कूल की अजीम-उश-शान 3 मंजिला ईंटों से बनी इमारत पर नजर पड़ते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी इस जगह तक पहुंचने के लिए की जाने वाली तमाम कुर्बानियों और परेशानियों का सिला मिल गया है। The sight of it seemed to give me a new life. इस इमारत को देखना था कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई है। I felt that a new kind of existence had now begun, that life would now have a new meaning. मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझ में एक नई रूह आ गई हो और जिंदगी को कोई नया मकसद मिल गया हो। I felt that I had reached the promised land. मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अपनी जन्नत को दुनिया में ही पा लिया है। And I resolved to let no obstacle prevent me from putting forth the highest effort to fit myself to accomplish the most good in the world. और मैंने उसी वक्त तहैया कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हर रुकावट, हर परेशानी और मुश्किल को पार करते हुए मुझे इस स्कूल में अपनी लाजमी जगह बनानी है। As soon as possible after reaching the grounds of the Hampton Institute, और फिर जैसे ही मैं Hampton Institute में दाखिल हुआ, I presented myself before the head teacher for an assignment to a class. मैं सीधा head teacher के पास क्लास में दाखिला लेने के लिए पहुंच गया। Having been so long without proper food, a bath and a change of clothing, I did not of course make a very favorable impression upon her. इतना अरसा मुनासिब खाना ना खाने, नहाने और कपड़े तब्दील ना करने की वजह से मेरा हेड टीचर के ऊपर पहला इंप्रेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं पड़ा। And I could see at once that there were doubts in her mind about the wisdom of admitting me as a student. और मैं देखते ही समझ गया था कि उनके दिमाग में मुझे दाखिला देने के लिए कई शकूक व शुबहात पैदा हो रहे थे। I felt that I could hardly blame her if she got the idea that I was a worthless loafer or sham. मैं कोई इल्जाम तो नहीं लगा रहा, लेकिन मैं ये महसूस कर सकता था कि वो मुझे कोई उठाई गिरा लोफर या सड़क छाप समझ रही थी। For some time she did not refuse to admit me, neither did she decide me in my favor. काफी देर तक तो ना उन्होंने मुझे दाखिला देने से इनकार किया और ना ही दाखिले की हामी भरी। And I continued to linger about her, और मैं मुसलसल उनसे दाखिला देने के लिए इल्तिजा करता रहा। And to impress her in all the way I could with my worthiness, और मैं मुसलसल इस कोशिश में लगा था कि किसी न किसी तरह उनको खुद से मुतासिर कर सकूं। In the meantime I saw her admitting other students, और इस दौरान मैं ये भी देख रहा था कि वो मेरे अलावा बाकी तमाम स्टूडेंट्स को दाखिला दे रही हैं। And that added greatly to my discomfort, और इस चीज से मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। For I felt deep down in my heart that I could do as well as they if I could only get a chance to show what was in me. मैं अपने दिली दिल में ये दुआएं कर रहा था कि किसी तरह मुझे बस एक मौका मिल जाए जिससे मैं भी दूसरों की तरह इन पर अपनी सलाहियतें जाहिर कर सकूं। After some hours had passed, the head teacher said to me. बिला आखिर जब कुछ घंटे गुजर गए, हेड टीचर ने मुझसे कहा, The adjoining recitation room needs sweeping. Take the broom and sweep it. बराबर वाले रेसिटेशन रूम में झाड़ू लगाने की जरूरत है, ये झाड़ू उठाओ और उसे साफ करो। It occurred to me at once that here was my chance, और मुझे किसी ऐसे ही मौके की तो तलाश थी। Never did I receive an order with more delight. इससे पहले कभी मुझे यूं ऑर्डर मिलने पर जिंदगी में खुशी नहीं हुई थी। I knew that I could sweep, for Mrs. Ruffner had thoroughly taught me how to do that when I lived with her. मुझे बहुत अच्छी तरह झाड़ू लगाना आती थी क्योंकि मुझे मिसेस रफनर ने काम के दौरान ये सब बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया था। I swept the recitation room 3 times. Then I got a dusting cloth and dusted it 4 times. मैंने रेसिटेशन रूम की 3 बार बहुत अच्छी तरह सफाई की और फिर 4 बार वहां डस्टिंग की। All the woodworks around the walls, every bench, table and desk I went over 4 times with my dusting cloth. दीवारों के इर्द गिर्द तमाम लकड़ी की चीजें, हर बेंच, हर टेबल और हर मेज को मैंने 4 बार साफ किया। Beside every piece of furniture had been moved, और इसके साथ साथ मैंने तमाम फर्नीचर को भी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखा। And every closet and corner in the
the room had been thoroughly clean और कमरे में मौजूद हर अलमारी और कोने कोने को बहुत अच्छी तरह साफ किया. I had the feeling that in a large measures my future depend upon the impression I made upon the teacher in the cleaning of that room. मैं बड़े दिल से सफाई कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि इस सफाई से टीचर पर पड़ने वाले तासुर पर मेरा फ्यूचर डिपेंड करता है. When I was through, I reported to the head teacher. आखिरकार सारा काम खत्म हुआ और मैंने हेड टीचर को रिपोर्ट किया. She was a Yankee woman who knew just where to look for dirt. वो एक यंकी खातून थी जो कि कहीं न कहीं से गंदगी ढूंढ ही लेती थी. She went into the room and inspected the floor and closets. वो कमरे में गई और फर्श और अलमारियों का मुआयना करने लगी. Then she took her handkerchief. फिर उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला and rubbed it on the woodwork about the walls and over the table and benches. और एक एक दीवार, टेबल और लकड़ी के फर्नीचर को रुमाल से रगड़ रगड़ कर चेक करने लगी. When she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particle of dust on any of the furniture, और जब उन्हें फर्श पर या किसी भी फर्नीचर पर किसी किस्म की कोई गंदगी या मिट्टी का एक जर्रा भी ना मिला, she quietly remarked, I guess you will do to enter this institution. तो उन्होंने खामोशी से कहा, मुझे लगता है तुम्हें इस इदारे में दाखिला दे देना चाहिए. I was one of the happiest soul on earth. इस वक्त तो मेरा खुशी से कोई ठिकाना ना था. The sweeping of that room was my college examination. वो कमरे की सफाई मेरे इस कॉलेज में दाखिले का सबब बन गई थी. And never did any youth pass an examination for entrance into Harvard and Yale that gave him more genuine satisfaction. और मेरा ख्याल है कभी किसी नौजवान ने हार्वर्ड या येल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए भी ऐसा इम्तिहान पास नहीं किया होगा और ना ही उसे कभी इस तरह के इम्तिहान को पास करके इतना इत्मीनान और सुकून मिला होगा. I have passed several examination since then. जब से लेकर आज तक मैं बेतहाशा इम्तिहानात पास कर चुका हूँ. But I have always felt that this was the best one I have ever passed. लेकिन मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि इस इम्तिहान को पास करना मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन तजर्बा था.